और अब हमारे साथ जुड़ गए हैं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, एमएसएमई और रोड ट्रांसपोर्ट मंत्री हैं। नितिन गडकरी जी, एनडीटीवी से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आप क्या दर्शकों को ये बताना चाहेंगे कि ये जो फैसला लिया आपके मंत्रालय ने कि अब चीनी कंपनियों के साथ कोई करार नहीं होगा, इस फैसले के बारे में अगर आप थोड़ा बताना चाहें हमको कि क्यों लिया गया और क्या ये रिवर्सिबल है, क्या इसको बदला जा सकता है कि अब ये यही फैसला रहेगा? देखिए, हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर में, रोड सेक्टर में सबसे बड़ी समस्या ये थी कि हमारे जो पुराने नियम बने हुए थे उसमें हर कॉन्ट्रैक्टर को टेक्निकल और फाइनेंशियल क्वालिफिकेशन को पूर्तता करनी पड़ती थी। अभी जैसे उदाहरण के लिए हम लोग बड़े बड़े साहिबगंज का पुल बना रहे गंगा पर, या अभी बिहार में पटना में हम लोग 2 ब्रिज बना रहे, या झोजिला टनल बना रहे, या दिल्ली मुंबई हाईवे बना रहे, अभी तक ये देश में बनी नहीं है। तो जब ये प्री क्वालिफिकेशन में हम ये डालते थे कि भाई इतना बड़ा 8,000 करोड़ की टनल है झोजिला की, और इसको ऐसी इतनी बड़ी टनल जिसने बनाई वो क्वालिफाई होगा, तो कोई आने वाला ही नहीं है क्योंकि हमारे देश में बनी नहीं है। तो जैसे मैंने इसके ऊपर एक लॉजिक हम सबको, हमारे लोगों को बताया कि अगर एक 80 मंजिली बिल्डिंग है तो जो 5 मंजिले बना सकता है वो 80 मंजिले बना सकता है, इसमें कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, उसको ऊपर ही जाना है। तो मैंने कहा यह हमारे नियम गलत है, और इसलिए हमारे टेक्निकल और फाइनेंशियल क्वालिफिकेशन के कंडीशन के कारण इंडियन कॉन्ट्रैक्टर में कैपेबिलिटी होने के बाद भी उनको जॉइंट वेंचर फाइनेंशियल और टेक्निकल क्वालिफिकेशन के लिए करना पड़ता था। और मुझे लगता है हमने अभी तक इसके तरफ उनको करने भी दिया, पर जिस प्रकार की परिस्थिति तैयार हुई है उसमें हमें ये उचित नहीं लगता, और इसलिए हमने इसके बाद भविष्य में हम कोई अपॉइंटमेंट डेट नहीं देंगे और वर्क ऑर्डर नहीं देंगे जिनका जॉइंट वेंचर चाइनीज कंपनी के साथ है। और इसके साथ भविष्य में भी हमने सबको कहा है कि आप इस समय चाइनीज कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर करोगे तो हम आपको डिस्क्वालीफाई करेंगे। तो ये निर्णय किया है, देश के हित में है और आज की स्थिति में उचित है, और मुझे लगता ये करने में हमें कोई टेक्निकल अड़चन नहीं आएगी, हमारे कॉन्ट्रैक्टर को कोई प्रॉब्लम नहीं आएंगे। और दूसरी तरफ हमने ये भी निर्णय किया है, मैंने सेक्रेटरी की अध्यक्षता में उनको कहा है कि टेक्निकल लोगों के साथ बैठकर ये टेक्निकल और फाइनेंशियल नॉर्म्स को रिलैक्स करने का काम हमको करना पड़ेगा, और वो हम कर रहे हैं। जल्दी ही वो आएगा बाहर, तो हमारी कंपनी भी उसमें क्वालिफाई हो जाएगी। रिगार्डिंग टेक्निकल कोलैबोरेशन के लिए जो टेक्नोलॉजी हमारे देश में अवेलेबल नहीं है या कहीं वर्ल्ड में है, तो वो टेक्नोलॉजी के लिए हम निश्चित रूप से हमारे कॉन्ट्रैक्टर जॉइंट वेंचर कर सकते हैं। पर आज हमारे देश में सभी इक्विपमेंट आई है, ऑल जितने वर्ल्ड स्टैंडर्ड के इक्विपमेंट है वो हमारे पास है। हमारे कॉन्ट्रैक्टर बड़े बड़े कंक्रीट रोड बना रहे हैं, उनके पास पेवर्स है, रेडीमिक्स कंक्रीट प्लांट्स है, सब प्रकार का है। सॉइल स्टेबलाइजर की टेक्नोलॉजी है हमारे पास, यूजिंग ऑफ वेस्ट मटेरियल की बात है। तो हमारे कॉन्ट्रैक्टर बड़े बड़े प्री कास्ट में हमारे कॉन्ट्रैक्टर अच्छा काम कर रहे हैं। कितने अच्छे अच्छे ब्रिजेस बनाए गए, आप मुंबई के एयरपोर्ट पर, नए एयरपोर्ट पर जाने वाला ब्रिज देखो कितना सुंदर बना है। तो हमारे सभी कॉन्ट्रैक्टर में ये कैपेबिलिटी है, केवल हमने हमारे टेक्निकल और फाइनेंशियल नॉर्म में हम सुधार जो किया है उससे यही लोग निश्चित रूप से कॉम्पिटेंट भी बन जाएंगे, क्वालिफाई भी हो जाएंगे, और केवल हिंदुस्तान में नहीं तो वर्ल्ड में कहीं भी जाकर काम कर सकेंगे। इतनी काबिलियत उनके पास है, इतनी इंजीनियरिंग एबिलिटी है, ऐसा मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं। गडकरी जी, आपको लगता है कि ऐप बैन, आपके मंत्रालय का फैसला, रोड मंत्रालय ने जो लिया है, प्रधानमंत्री का ले जाना, और भी तमाम फैसले जो लिए जा रहे हैं, जैसे बीएसएनएल में 4G टेक्नोलॉजी का जो ऑक्शन होगा, जब उपकरण चाहिए होंगे तो उस टेंडरिंग प्रोसेस में, ऑक्शन माफ कीजिएगा, टेंडरिंग प्रोसेस में चीनी कंपनियां ना हो, आपको लगता है कि ये कदम एक तरीके से यथास्थिति को हमेशा के लिए बदलते हैं चीन और भारत के रिश्तों में? देखिए, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बताता हूं एमएसएमई का। अभी 2 महीने पहले हमने पीपीई किट चाइना से इंपोर्ट की थी, स्पेशल फ्लाइट से आई थी। आज हमारे एमएसएमई इतनी अच्छी किट और इतने बड़े प्रमाण पर बना कि 5 लाख पीपीई किट पर डे हम तैयार कर रहे हैं। और आज हमारे कॉमर्स मिनिस्ट्री को मैंने रिक्वेस्ट की कि हमारा प्रोडक्शन इतना ज़्यादा है कि हमको एक्सपोर्ट करने की अनुमति मिले, और आज भारत सरकार ने उसको अनुमति दी है। अब हमारी पीपी किट वर्ल्ड में जा रही है, अब हमको इंपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं, हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अगरबत्ती की काड़ियाँ हमारे आती थी, धीरे धीरे हमारे अलग अलग प्रकार से ट्रेडर्स इधर करके लाते ही थे। अब हमने निर्मला जी को रिक्वेस्ट की, वित्त मंत्री को, उन्होंने 30% ड्यूटी बढ़ाई, पीयूष गोयल जी ने, और उन्होंने
अब अगरबत्ती की स्टिक्स नहीं आ रही, आपको शायद कल्पना करके आपको हैरान होंगे आप। अब ये केवल एक निर्णय के कारण 25 से 30 लाख गरीब महिला पुरुषों को रोजगार मिला है। अब खादी ग्रामोद्योग की ओर से हम लोग स्पेशली छोटी मशीन जो अगरबत्ती की स्टिक्स बनाती है उनको देने का कार्यक्रम कर रहे हैं, और भारत में इसमें बांबू भी अवेलेबल है ये इस प्रकार का, और अब ये काम हिंदुस्तान में होगा और 25 से 30 लाख लोगों को, महिला पुरुषों को रोजगार मिलेगा। तो मुझे लगता है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, इसमें कास्टिंग है, फाउंड्रीज है, हमारे पास कैपेबिलिटी है, पर क्या है कि चाइना में वॉल्यूम बड़ा होने के कारण उनकी कॉस्ट कम होती है। तो हमारे इंडस्ट्री में इनिशियल स्टेज पर वॉल्यूम कम होगा तो कॉस्ट एकदम कम होने में थोड़ा समय लगेगा। तो धीरे धीरे हम जैसे वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो हमारी कॉस्ट भी कॉम्पिटिटिव हो जाएगी, केवल हमारे इंडस्ट्री के लिए नहीं, हम वर्ल्ड में एक्सपोर्ट करने लायक बनेंगे। अब हमारे इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स बना रहे हैं हम लोग, एक ही जगह से, चाइना में एक शहर है उसमें केवल फर्नीचर बनता है, हम भी इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स बना रहे हैं। तो मुझे लगता है डिजाइनिंग से लेकर, प्रोडक्ट डिजाइनिंग से लेकर, विदाउट कॉम्प्रोमाइज विद द क्वालिटी, हम लोग टेक्नोलॉजी का उपयोग करके, हमारे यहाँ भी हमारी कैपेबिलिटी है। आज वर्ल्ड में आप मुझे बताइए कि अच्छे डॉक्टर्स हमारे वेल रिकॉग्नाइज एंड रिस्पेक्ट यूएसए, यूके, सब जगह पर। हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स नंबर 1 पर है, सब लोग उनको रिकॉग्नाइज करते हैं। इंडिया की इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, इतना बड़ा मार्केट है, और स्किल्ड मैन पावर है, इंजीनियरिंग ट्रेंड मैन पावर है, इतनी बड़ी ताकत है, और लैंड, लॉ, लिक्विडिटी और लॉ, उसके साथ हम लोग लॉजिस्टिक, 5L में हमने जो चेंजेस लगातार कर रहे हैं आत्मनिर्भर भारत बनने के लिए प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उससे वर्ल्ड बैंक में भी अभी हमारा नंबर, रैंक भी बढ़ गया है ईज ऑफ बिजनेस में। धीरे धीरे हम अपनी कैपेबिलिटी को बढ़ाएं, और कैपेबिलिटी बढ़ाने के बाद देश की तो रिक्वायरमेंट हम पूरी कर ही सकेंगे, पर आगे चलकर हम एक्सपोर्ट में भी काफी आगे जाएंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। आपने आत्मनिर्भर होने की बात की गडकरी जी, मैं उसी से जुड़ा हुआ एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। क्या हम ये उम्मीद अब कर सकते हैं कि चीन के प्रति अब ये जो एक रुख भारत का है, वो और हमारा आत्मनिर्भर होना, ये दोनों एक ही समय पर हुए हैं, संयोग से हुए होंगे लेकिन एक ही वक्त पे हुए हैं, और इसका भारत को आत्मनिर्भर होने में लाभ मिल सकता है? देखिए, आत्मनिर्भरता और चीन, इसका दोनों के बातों को जोड़कर आप सोचिए भी मत, और इस लाइन में जाइए मत। मैं बचपन में था, मुझे एक अच्छा उदाहरण हमारे टीचर ने दिया था कि 2 रेखाएं, एक आपकी और दूसरे की है। दूसरी की रेखा पूछने के बाद आपकी बड़ी होगी, या आपकी रेखा अपने काम से आप बड़ी करिए। मुझे लगता है हमने पॉजिटिव सोच के साथ अपनी रेखा को बड़ा करना चाहिए। केवल चाइना का विषय नहीं है, पूरे वर्ल्ड में हमारा कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ना चाहिए, और इसके लिए हमको लो कॉस्ट कैपिटल लगेगा, उसके लिए हमको टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना पड़ेगा। अब एमएसएमई में फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाने की हम कोशिश कर रहे हैं। मैं अमेरिकन इन्वेस्टर के साथ मेरी एक कॉन्फ्रेंस एक फाइनेंशियल कंपनी ने अरेंज की थी, 10,000 लोगों के साथ चर्चा हुई। फिर उसके बाद में दुबई के इन्वेस्टर के साथ मेरी वीडियो कॉल पर चर्चा हुई। अब एमएसएमई को हम लोग कम से कम 50,000 करोड़ फंड दे रहे हैं, कि जो एमएसएमई जिनका इनकम टैक्स का रिकॉर्ड अच्छा है, बैंक का टर्नओवर अच्छा है, जीएसटी का रिकॉर्ड अच्छा है, एक्सपोर्ट करती है, उनका सिंप्लीफिकेशन की मेथोडोलॉजी से हम उनका रेटिंग करेंगे, और उनको स्टॉक एक्सचेंज में वो जाएगी, और फॉरेन इन्वेस्टमेंट एफडीआई भी उसमें आएगी। अब यही काम हम कर सकते हैं, और हमारे में पूरी टेक्निकल एबिलिटी है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हमारी 4.5 लाख करोड़ की है, उसमें से 1,45,000 करोड़ हमारा एक्सपोर्ट है। अभी इलेक्ट्रिक बाइक हमने मार्केट में हमारे लोगों ने लाई है, बजाज और टीवीएस का 50% बाइक का प्रोडक्शन एक्सपोर्ट होता है। और हम एक समय हमारे देश में अभी स्क्रैपिंग पॉलिसी लाएंगे, तो और स्पेयर पार्ट्स की कीमत कम होने में यशस्वी होंगे, और मुझे लगता है कि निश्चित रूप से हमारा ऑटोमोबाइल का एक्सपोर्ट बढ़ेगा। तो हर सेक्टर में हम क्या मदद सरकार की ओर से कर सकते हैं, क्या क्या फैसिलिटी दे सकते हैं, जिससे हमारा एक्सपोर्ट बढ़े, हमारी इंडस्ट्री आगे जाए, रोजगार की निर्मित हो, और देश आत्मनिर्भर बने, और 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी जो प्रधानमंत्री जी का सपना है वो हम पूरा कर सकें। गडकरी जी, एक अहम और महत्वपूर्ण सवाल ये है कि अगर इन्वेस्टमेंट्स
हटेंगे या जिस तरीके से करार है ये टूटेंगे, उससे प्रोजेक्ट्स बंद होंगे और करार की वजह से चीन भी अपना हाथ खींचेगा इन्वेस्टमेंट्स में से, निवेश से, तो उससे जॉब लॉसेस हो सकते हैं, लोगों को नुकसान हो सकता है। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? ये डर एक जो लोगों के मन में है, इस डर को आप किस तरीके से देखते हैं? मुझे नहीं लगता, ये पूरे तर्क बिल्कुल गलत है। उल्टा इससे हमारे देश में जॉब्स क्रिएट हुए हैं और हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ में कंट्रीब्यूट होगा। मैंने अगरबत्ती का आपको उदाहरण दिया। ये इंडस्ट्री बड़े सस्ते में अगरबत्ती स्टिक्स लाती थी और अभी जब हमने उसके ऊपर 30% ड्यूटी कर दी तो अब उनका इंपोर्ट बंद हो गया और अभी हमारे देश में 25-30 लाख लोगों को रोजगार मिल रहा है। और हम अभी खादी ग्रामोद्योग की ओर से ऐसी मशीन्स दे रहे हैं कि चाइना जैसी क्वालिटी और उतनी अच्छी स्टिक्स वो तैयार करेंगे, जिसके कारण अब आने वाले समय में इंडिया में तो पूरा करेंगे और अगर समय आएगा तो बाहर एक्सपोर्ट करेंगे। तो मुझे लगता है हमारे इंडस्ट्री को कैपेबल बनाना, हमारी स्किल्ड मैन पावर को ट्रेन करके सक्सेसफुली प्रोडक्टिविटी उनकी बढ़ाना और उसके लिए टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना, और जैसे हमारे लॉ नियम है, हमारे इसमें लिक्विडिटी है, लैंड है, लेबर है और लॉजिस्टिक है, ये पांचों जगह पर सुधार करके हमको हमारी कॉस्ट कम करनी होगी। अब चाइना की लॉजिस्टिक कॉस्ट 8% है और हमारे देश की 13% है। हमको रोड बनाने पड़ेंगे, हमको रेलवे में एफिशिएंसी लानी पड़ेगी, हमको वाटरवेज चालू करने पड़ेंगे, ऑलरेडी हमने किए, और हाईवेज बना रहे हैं हम लोग। अब दिल्ली से मुंबई एक ट्रक जाने के लिए करीब 50-55 घंटे लगते थे, अब नया हाईवे हमारा बनेगा तो 28 से 30 घंटे में दिल्ली मुंबई ट्रक चला जाएगा, तो ट्रिप ज़्यादा बढ़ेगी, तो फ्यूल बचेगा, तो कॉस्ट बचेगी। तो धीरे धीरे हमको हमारे देश में वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, इन 4 बातों में सभी प्रकार की सुविधाएं हमको देनी पड़ रही है और देनी पड़ेगी, और हम दे रहे हैं। उसमें हमने काफ़ी अच्छे सुधार किए, इसीलिए वर्ल्ड बैंक ने ईज ऑफ बिजनेस में हमारा रैंकिंग भी ऊपर किया है। और जहाँ तक ये लेबर लॉज है, हमारी लिक्विडिटी को फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाना है, टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना है, लैंड बैंक के बारे में हम सोच रहे हैं, लेबर लॉस के बारे में अनेक स्टेट आगे आकर उन्होंने सुधार किए हैं, लॉजिस्टिक के लिए हाईवेज का, रेलवे का और हमारे शिपिंग, पोर्ट्स, इनलैंड वाटर का लगातार डेवलपमेंट हो रही है, गंगा का हाईवे हमने बना लिया है। तो मुझे लगता है इन सब सुधारों के कारण और ईज ऑफ बिजनेस, जिसमें लॉ के बारे में आते हैं कि भाई लोगों को, मैं अभी मेरे ऑफिस को, और हमने हमारे सेक्रेटरी को कहा कि पूरा डिजिटलाइज करना है। अब हमारे पास कोई लाइसेंस मांगने के लिए, कोई सर्टिफिकेट मांगने के लिए, कोई स्टैंडर्ड निश्चित करने के लिए गवर्नमेंट ऑफिस के चक्कर मारने की जरूरत नहीं। आप इंटरनेट पर आप ई गवर्नेंस के साथ अप्लाई करो, आपको इतने समय में आपको उसका क्लियरेंस मिल जाएगा। तो ये जो सुधार लगातार हम कर रहे हैं, मुझे लगता है इन सब का परिणाम आत्मनिर्भर भारत के लिए होगा। एक्सपोर्ट बढ़ेगा, इंपोर्ट कम होगा, रोजगार की निर्मित होगी और गरीबी, गांव गरीब मजदूर किसानों की गरीबी दूर करने में निश्चित रूप से हम लोग कामयाब होंगे, ये मेरा पॉजिटिव विश्वास है। गडकरी जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे, अभी पिछले ही हफ्ते हमने पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम से बात की थी, जिनका ये कहना था कि आत्मनिर्भर होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन आत्मनिर्भर के मायने कहीं ये तो नहीं कि हम 80 के दशक में जिस किस्म का माहौल था उस तरीके के माहौल में पहुंच जाए, लिबरलाइजेशन से पहले वाला दौर। इस बात को आप किस तरीके से देखते हैं? उनका ये कहना है कि एक ओपन इकोनॉमी हमेशा अच्छी रहती है, तो क्या हम धीरे धीरे एक ऐसी स्थिति की ओर जा रहे हैं कि अब हम ओपन इकोनॉमी ना रहें? आप इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं करूंगा, पर चिदम्बरम जी जब वित्त मंत्री थे और यूपीए सरकार का राज था, तब ईज ऑफ बिजनेस में वर्ल्ड बैंक में हमारा रैंक कौन सा नंबर पे था? और हमारे 5 साल में हमारी सरकार आने के बाद, मोदी जी प्रधानमंत्री होने के बाद, वर्ल्ड बैंक ने हमारे ईज ऑफ बिजनेस में हमारे रैंकिंग को कहां लेके गए? आज कहां? ये तो इसमें भारत सरकार ने तो रैंकिंग नहीं दी है, और इसलिए हम लिबरल इकोनॉमी के बिल्कुल पक्षधर है। पर उसके साथ साथ गांव गरीब मजदूर किसान, जो महात्मा गांधी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा है कि समाज का जो आखिरी व्यक्ति है, जो शोषित है, पीड़ित है, दलित है, सोशली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली बैकवर्ड है, उसको केंद्र बिंदु मानकर हम नीतियां बनाएंगे।
और इसीलिए प्रधानमंत्री जनधन योजना में 3.5 करोड़ जो अकाउंट्स थे वो 35 करोड़ हो गए। आज हम हमारे देश में गरीबों को अनाज लगभग फ्री ऑफ चार्ज देने की योजना को हमने एक्सटेंड कर दिया है। तो एक तरफ गरीब को केंद्र बिंदु मानकर हमको देश की इकोनॉमी को आगे ले जाना है, गरीबी मिटाना है, रोजगार को निर्माण करना है और इंडियन इकोनॉमी को रैंकिंग के रूप से ऊपर ले जाना है। एक बात जरूर है कि ईज ऑफ बिजनेस में वर्ल्ड बैंक ने हमको और ऊपर का नंबर देने के बाद में भी और सुधार करने के पीछे हम लगे हैं और निश्चित रूप से हम डिजिटल सिस्टम का पूरा उपयोग करेंगे और निश्चित रूप से इतना आमूलाग्र परिवर्तन करेंगे ई गवर्नेंस के साथ कि हम उसमें करप्शन नहीं होगा, डिले नहीं होगा डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, 100% ट्रांसपेरेंसी होगी, टाइम बाउंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होगी और लोगों को घर में बैठकर डिजिटल सिस्टम के द्वारा अपने काम वो कर सकेंगे जिनको सरकारी दफ्तरों की चक्कर मारने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब ये एक आइडियल स्टेज है, बहुत सा काम हमने किया है और इसको गति मिली है और इसलिए लैंड से लेकर लेबर तक, लिक्विडिटी से लेकर लॉजिस्टिक्स तक, सब बातों में कैसे कैसे सुधार हो और कैसे कैसे हमारे इंडस्ट्री के लिए इसका उपयोग हो, इसी प्रयासों से लगातार सरकार प्रयास कर रही है, राज्य सरकार का भी सहयोग ले रही है और मुझे लगता है इसके अच्छे परिणाम निश्चित रूप से आएंगे। नितिन गडकरी, एनडीटीवी से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।